Hello guys, welcome back to my channel. As we have completed the whole chapter in a very easy manner, now coming upon the abnormalities or the clinical of this chapter. So first, going through the esophageal abnormalities. It includes the first one is the esophageal atresia or the tracheoesophageal fistula. अब इसमें क्या होता है इसका अब हम हर उसमें हर डिज़ीज़ में या हर क्लिनिकल में सबसे पहले देखेंगे कि ये हो क्यों रही है, इसका कॉज क्या है बेसिकली। तो जी इसका कॉज ये है कि जो हमारे पास ट्रेक्यो ईसोफेगल सेप्टम हम लोगों ने पढ़ा था इन द डेवलपमेंट ऑफ द ओइसोफेगस, जो डिवाइड कर रहा था ट्रेकिया और ईसोफेगस को। तो ये जो सेप्टम है ना, इसकी पोस्टीरियर डेविएशन हो जाती है। इसकी पोस्टीरियर डेविएशन की वजह से हमारे पास ये जो हमारा ईसोफेगस है वो सही तरीके से बन नहीं पाता। तो ये देखिए, अच्छा इसका एक सबसे ये जो है इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे पास सेप्टम होता है ये सही तरह से डिवाइड नहीं कर पाता है इस ईसोफेगस को, इसलिए हमारे पास क्या बन जाता है कि ईसोफेगस अलग हो जाता है और इसका प्रॉक्सिमल पार्ट और डिस्टल पार्ट अलग हो जाते हैं। अब हमारे पास इसके भी बहुत सारे टाइप्स हैं, ये सारे के सारे हमारे बुक में टाइप्स दिए गए हैं। एक टाइप ये है कि इसका प्रॉक्सिमल एंड ब्लाइंड एंडेड हो और जो इसका डिस्टल एंड हो वो कनेक्टेड हो टू द ट्रैकिया। दूसरा ये है कि दोनों के दोनों ब्लाइंड एंडेड हो। तीसरा ये है कि दोनों के दोनों कनेक्टेड हो टू द ट्रैकिया बट अलग से, ठीक है। उसके बाद चौथा ये है कि डिस्टल वाला जो है ना ब्लाइंड एंड हो और प्रॉक्सिमल वाला कनेक्टेड हो। तो और ये वाला जो है ना ये कनेक्टेड हो लेकिन साथ में नहीं है, देखिए इनके बीच में गैप है। तो ये सारे के सारे टाइप से हमारे ट्रैकियो ईसोफेगल फिस्टुला या फिर ईसोफेगल एट्रेशिया के, ठीक है। सबसे कॉमन जो इसमें है वो ये वाला है। 90% चांसेस होते हैं कि प्रॉक्सिमल वाला जो होगा ब्लाइंड एंडेड होगा और दूसरा जो होगा डिस्टल वाला वो कनेक्टेड होगा टू द ट्रैकिया। उसके बाद आ जाते हैं दूसरी टाइप हमारी ईसोफेगल एबनॉर्मलिटीज़ की, दैट इज़ ईसोफेगल स्टेनोसिस। अब जी आप ये फिगर देख सकते हैं, ये है हमारे पास हमारी ट्रैकियो ईसोफेगल स्टेनोसिस। अब इसमें ईसोफेगल स्टेनोसिस, इसमें क्या होता है कि देखें हमारे पास ये जो ईसोफेगस है इसकी जो है ना नैरोइंग हो गई है। अब ये क्यों होती है, हम लोगों ने बोला ना कि हम लोग इसका कॉज देखेंगे कि ये क्यों होती है। इसका कॉज ये है कि ये जो हमारे पास जब ईसोफेगस की हमारे पास बिकॉज हमारे पास हमें पता है कि कभी भी जब भी ट्यूब बननी होती है तो उसमें पहले हमारे पास वो सॉलिड फॉर्म में होती है, फिर उसकी रिकैनलाइजेशन होती है और उसके बाद उसमें ल्यूमिन वगैरह बनता है, ठीक है। तो इसकी इनकम्प्लीट जो है ना हमारे पास रिकैनलाइजेशन की वजह से या फिर अगर किसी भी वजह से उसकी इस पार्ट की जहाँ पे ये स्टेनोसिस हो रही है उधर की जो है ना जो वेस्कुलर सप्लाई है वो कट हो गया हो, उसकी वजह से हमारे पास ये ईसोफेगल जो है ना स्टेनोसिस होती है। Now coming upon the third esophageal abnormalities, that is congenital hiatal hernia। अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो ईसोफेगस है ना वो लेंथन नहीं कर पाता। अब बिकॉज हमारे पास ईसोफेगस लेंथन नहीं कर पाता तो जो स्टमक है वो क्या करता है कि डायफ्रेगम के थ्रू या फिर कोई भी एब्डोमेन के जो कंटेंट्स होते हैं वो हमारे डायफ्रेगम के थ्रू जो है ना हमारे थोरेसिक कैविटी में चल जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास है हमारा डायफ्रेगम और इसके थ्रू हमारे पास ये लिवर और हमारा स्टमक जो है ना ये हमारे थोरेसिक कैविटी में जा रहे हैं। तो ये हमारे पास होता है कॉन्जेनाइटल हाइटल हर्निया। आते हैं जी हमारे स्टमक की एबनॉर्मलिटीज़ पे। उसमें हमारे पास एक ही एबनॉर्मलिटी हमारे बुक में दी गई है, दैट इज़ पाइलोरिक एस्टोसिस। अब हमें पता है कि हमारे स्टमक के होते हैं भाई 3 पार्ट्स, बेसिकली 4 होते हैं बट अच्छा अब इसके जो सबसे पहला जो मेन पार्ट होता है दैट इज़ हेयर हमारे पास होता है बॉडी या फंडस। उसके बाद उसके नीचे ऊपर होता है कार्डियक पार्ट, फिर होता है बॉडी या फंडस और फिर नीचे होता है हमारे पास पाइलोरस, ठीक है। अब हम जब देखते हैं तो ये जो पाइलोरस होता है इसमें हमारे पास जब यहाँ पे ड्यूडेनम में ये ओपन होने वाला था तो यहाँ पे हमारे पास होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये जो हमारे स्फिंक्टर्स होते हैं ना, हम लोगों ने हिस्टोलॉजी में पढ़ा होगा कि ये स्फिंक्टर्स बनते हैं हमारे सर्कुलर जो मसल्स होते हैं उनकी थिकनिंग की वजह से हमारे पास स्फिंक्टर्स बनते हैं। एक होते हैं हमारे पास सर्कुलर मसल्स और एक होते हैं हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों हमारे होते हैं कहाँ पे, मस्कुलरिस एक्सटर्ना वाली लेयर में हमारे पास 2 होते हैं, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल। तो ये सर्कुलर वाले थिकन होके क्या बनाते हैं, स्फिंक्टर्स बनाते हैं और ये स्फिंक्टर्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं कहीं पे, जैसे हमारे पास कार्डियक एंड पे यहाँ पे होता है ईसोफेगल का जो हमारे पास होता है। तो उसके बाद यहाँ पे हमारे पास होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर। अब ये पाइलोरिक स्फिंक्टर क्या करता है, कभी कभी क्या हो जाता है कि हमारे पास
इस जगह पे इनकी जो थिकनिंग होती है, इनकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है। इस जो है ना, जो सर्कुलर मसल्स होते हैं उनकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है। उसकी वजह से ये वाला पोर्शन जो है ना बिल्कुल नैरो हो जाता है, और ऐसे हमारे पास मतलब जो फूड है ना फिर वो यहाँ पे ड्यूडेनम में पास नहीं हो पाता। ठीक है, जब हमारा ये फूड पास नहीं हो पाएगा और यहाँ पे ही रहेगा, तो क्या होगा कि अब हम लोग और फूड खाते जा रहे हैं, तो ये जो है ना वापस एंटी पैरासिलेटिक मूवमेंट करेगा, और एंटी पैरासिलेटिक की मूवमेंट की वजह से हमें पता है क्या होता है, वॉमिटिंग कॉज होती है। तो इसकी वजह से हमारे पास जो, अगर हमारे पास कोई पेशेंट आता है जो बोलता है कि मुझे वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन हो और हमारा फुट जो है ना इस वजह से जो है ना एंटी पैरासिलेटिक मूवमेंट कर रहा है। अच्छा, और इसकी जो एक हमारे पास हमारे बुक में मेन लाइन लिखी गई है वो ये है कि अगर हम लोग छोटे बच्चों को एरिथ्रोमाइसिन ड्रग का यूजेज बहुत ज़्यादा करवाते हैं, तो वो जो है ना हमारे पास आगे जाके ये उनमें जब वो बड़े होते हैं तो उनमें जाके ये हम लोग देख सकते हैं पाइलोरिक स्टेनोसिस। अब आ जाते हैं हमारे लिवर और गाल ब्लैडर की एब्नॉर्मलिटीज़ पे। अब बेसिकली इसमें दो टाइप्स की होती हैं। एक होती हैं जो एसिम्टोमेटिक होती हैं, जिसके में सिम्टम्स वगैरह नहीं होते, वो हों भी तो भी फ़र्क नहीं पड़ता है इतना। और दूसरी होती हैं जो क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास ज़रूरी होती हैं। जो एसिम्टोमेटिक है उसमें हमारे पास एक आती है एसेसरी हेपेटिक डक्ट, और दूसरी होती है डुप्लीकेशन ऑफ द गाल ब्लैडर। ठीक है, तो एक हमारे पास दिखाई गई है यहाँ पे कि हमारे पास एक एसेसरी डक्ट इसकी आ जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि बेसिकली हमारे पास एक एक्स्ट्रा डक्ट हो जाती है और उस पर कोई भी हमारे पास ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। दूसरी दिखाई गई है डुप्लीकेशन ऑफ द गाल ब्लैडर, और इसमें हमारे पास कोई ऐसी ज़्यादा सिम्टम्स वगैरह शो नहीं होते। उसके बाद आते हैं जो हमारे पास सिम्टोमेटिक हैं और जो हमारे पास नज़र आती हैं, वो है हमारे पास हमारी मेन है हमारे यहाँ पे बाइलरी एट्रेशिया। अब बेसिकली क्या होता है कि जो बाइलरी डक्ट होती है ना वो उसकी जो है ना एट्रेशिया हो जाती है, और उसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाती है, एट्रेशिया नैरोइंग हम लोग बोल सकते हैं, हो जाती है। और उसकी वजह से ये देखें तो उसके से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। ठीक है, अब हमारे पास ये जो बाइलरी एट्रेशिया होती है वो दो टाइप्स की होती है। एक होती है एक्स्ट्रा हेपेटिक, दूसरी होती है इंट्रा हेपेटिक। अब जो एक्स्ट्रा हेपेटिक होती है उसका क्या मतलब है और इंट्रा हेपेटिक का क्या मतलब है, मैं आपको समझाती हूँ। अब जो एक्स्ट्रा हेपेटिक होती है ना, मतलब वो है कि ये देखिए, अब हमारे पास आउटसाइड द लिवर जो है ना कोई भी जैसे मेन जो हमारी बाइलरी डक्ट है ना वो हमारे पास ब्लॉक होती है। ये देखिए हमारे पास जो मेन हमारे पास है यहाँ पे ये ब्लॉक होती है। जबकि जब हम इंट्रा हेपेटिक की बात आते हैं तो मतलब जो हमारे पास ये देखें जो ये अंदर जा रही हैं लिवर, या लिवर को हम लोग हेपेटिक भी बोलते हैं ना, तो ये जो हमारे पास लिवर के अंदर जा रही हैं ये यहाँ पे जाके डिवाइड होंगी और ये हमारे पास सारा का सारा हेपेटिक ट्री बनाती हैं। तो इनमें से किसी छोटी सी ब्रांच की एट्रेशिया हो जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रा हेपेटिक। एक्स्ट्रा हेपेटिक का मतलब जो मेन हमारी बाइलरी डक्ट है वो ब्लॉक हो जाए, इंट्रा हेपेटिक का मतलब है ये जो अंदर जाके ब्रांचिंग कर रही हैं वो ब्लॉक हो जाए। ठीक है, हैं हमारी पेनक्रियाटिक एबनॉर्मलिटीज़ पे। इसमें हमारे पास दो एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं। एक हमारे पास जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ एन्युलर पेनक्रियाज। अब जो एन्युलर पेनक्रियाज है हमें पता है कि हमारा जो जब हमारे पास पेनक्रियाज बनता है वो दो बर्ड से बनता है, वेंट्रल और डॉर्सल। तो जो हमारे पास वेंट्रल बर्ड होता है वो हमें पता है कि इसे घूम के वो पीछे से ड्यूडेनम के पीछे से आके क्या करता है कि डॉर्सल बर्ड के नीचे रहता है। ठीक है, लेकिन अब क्या होता है कि किसी मतलब पेशेंट्स में या किसी एम्ब्रियो मतलब बेबी में कि वो जो घूम रहा होता है ना तो वो क्या करता है कि अपनी वो इसका राइट साइड जो है ना घूम जाती है, लेफ्ट साइड वहीं पे रह जाती है, या वाइस वर्सा। तो उसके से क्या होता है कि जो वेंट्रल पेनक्रियाटिक बर्ड होता है ना वो स्प्लिट हो जाता है इनटू टू, और स्प्लिट की वजह से क्या करता है वो एक प्रोसेस दे देता है दैट इज़ कॉल्ड द एनुलर प्रोसेस, और वो क्या करता है ड्यूडेनम को कवर कर देता है। वैसे हमें पता है कि इसकी जो पहले जो है ना वो वेंट्रल साइड पे होता है और वो पीछे से घूम के डॉर्सल बर्ड के बिल्कुल बिलो एंड बिहाइंड आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए उसको ड्यूडेनम को क्रॉस करना पड़ता है, ड्यूडेनम के पीछे से गुजरना पड़ता है। तो इसलिए जो है ना वो क्या करता है, जब अगर हमारे पास हमारा एन्युलर पेनक्रियाज है तो वो क्या करेगा, स्प्लिट होकर वो जब पीछे से गुजर रहा होगा तो एक प्रोसेस दे देगा और ड्यूडेनम के अराउंड एक रिंग बन जाती है उसकी वजह से, और उसको हम लोग बोलते हैं उस प्रोसेस को एन्युलर प्रोसेस, और उस पेनक्रियाज को बोलते हैं एन्युलर पेनक्रियाज। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ। और उसके से क्या होता है कि हमारे पास जो ड्यूडेनम है उसकी स्नोसिस हो जाती है, उसकी नैरोइंग हो जाती है। ये आप देख सकते हैं हमारा एनुलर पोर्शन ऑफ द पेनक्रियाज। देखिए इसने कैसे हमारे पास एक रिंग टाइप बना दी है और इसको दबा रहा है हमारे ड्यूडेनम को, तो उसकी वजह से उसकी स्नोसिस हो गई है, उसकी ल्यूमेन जो है वो नैरो हो गई है। देखिए हमारे नेक्स्ट
वाले पे, दैट इज एसेसरी पेनक्रियाटिक टिश्यू। बेसिकली ये टिश्यू कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकता है। ये क्या होता है, एक एक्स्ट्रा टिश्यू होता है जो बिल्कुल पेनक्रियाज के ही हमारे पास हिस्टोलॉजिकल फीचर्स शो कर रहा होता है। ये हमारे पास कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन जो मोस्ट प्रॉब्ली होता है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारे स्टमक के रीजन में प्रेजेंट होता है। अब ये देखिए यहाँ पे मेन हमारे पास पेनक्रियाज यहाँ है, लेकिन ये यहाँ पे भी आ सकता है। वो दिखाती हूँ, ये देखें, ये एसिड पेनक्रेटिक डक्ट हमारे पास यहाँ दिखाई जा रही है। ये हमारे पास मेन पेनक्रेटिक डक्ट जा रही है, लेकिन एक एक्स्ट्रा पेनक्रेटिक डक्ट भी जो है ना हमारे पास प्रेजेंट हो। So that was all about the clinicals of the foregut. We have completed the clinicals. If you have any kind of query, you can freely ask me. I'll be there to help you out, help you guys. And thank you so much for watching.